नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल पे। और क्या हाल चाल हैं आप सबके। देखो, मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैं लेके आऊँगा। और आज अपना पहला चैप्टर आप सभी को यहाँ दिख ही रहा होगा कि कौन सा आज पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। देखो, आज का चैप्टर है सेल बायोलॉजी और पूरा कराने का जिम्मा मेरा है भाई। देखो, एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा कि कुछ बाहर नहीं जाएगा। टिके रहना मेरे साथ, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना। तुम्हारे भाई की क्लास है, हर एक चीज पढ़ा दूंगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा। देखो, अगर मैं कुछ ज्यादा बताता हूँ ना तो उस चीज को ये मान के सोच लेना कि कुछ अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज ध्यान से सुनना, हर एक चीज जो भी यहाँ पर लिखाई जाए उस चीज को लिख लेना। हर एक चीज जो भी मैं तुम्हें बताऊं बोलूं, हर एक चीज का तुम्हें पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी के अंदर नाम आ रहा है सेल। तो बेसिकली अगर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताऊं कि सेल का पूरा नाम क्या होता है, सेल क्या काम आती है, सेल बनती किस चीज से है। तो बेसिकली सेल बनती है अपने किस चीज से, सेल के जितने भी कंपोजिशंस होंगे वो होंगे भाई सब तुम्हारे सामने। यानी कि सेल के कंपोजिशंस कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जो सेल के अंदर कंपोजिशन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो सेल के अंदर पाया जाता है वो तुम्हारा होगा भाई साहब पानी। क्या होगा भाई? पानी होगा। कितना होगा? यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो होगा तुम्हारी सेल के अंदर वो होगा पानी। कितना होगा? यानी कि मैक्सिमम। सेल का मैक्सिमम भाग क्या होता है? पानी होता है। यानी कि सेल किससे बनती है? सबसे पहली चीज पानी। इसके बाद में अगर बात करूं न्यूक्लिक एसिड्स की, किन की? न्यूक्लिक एसिड्स की। तो भाई ये न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है? यानी कि तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए होते हैं वो सेल्स के न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं। यानी कि डीएनए और आरएनए ये भी सेल के कंपोजिशन है यानी। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो भी तुम्हारे सेल में पाए जाएंगे भाई। किन की? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तुम्हारी प्रोटीन्स की, तो वो भी तुम्हारे सेल के कंपोजिशन में है। किनकी बात? प्रोटीन्स की। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पानी ये सारे के सारे सेल के कंपोजिशन है भाई। क्या है? सेल के कंपोजिशन है। सेल किन किन चीजों से बनी हुई होती है वो सारी चीजों का तुम्हें पता होगा। सारी चीजें तुमने देख ली। अगर मैं बात करूं अब तुम्हारी आगे बढ़ने हुए पे कि सेल से बनते क्या क्या चीज है भाई। अभी तो सेल है, तुम्हारे जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उन्हें बनी सेल। सेल से बनेगा तुम्हारा टिश्यू। क्या बनेगा भाई? टिश्यू। टिश्यू के बाद तुम्हारे बनते हैं, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाएंगे भाई? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम का निर्माण करेंगे, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये जितने के जितने हमारे सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि सारे के सारे ऑर्गन्स एक सिस्टमेटिक वे में, एक अच्छे तरीके से मैनर के अंदर सेट होके वो तुम्हारा बनाएगा भाई एक ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएगा भाई? ऑर्गेनिज्म। जिसकी अपन बात करेंगे आगे और कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम कैसे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे मिलकर अपन क्या एक निर्माण करते हैं? किस चीज का निर्माण करते हैं भाई? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगली बात मैं तुम्हें बताऊं कि सेल बायोलॉजी के अंदर सेल को कहा क्या जाता है? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं भाई? सेल के द्वारा होते हैं। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है? वो होती है तुम्हारी सेल। सेल के कंपोजिशंस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए और कैसे सेल आगे बढ़ बढ़ के तुम्हारा एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन करती है, इन चीजों के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। पहली चीज समझ में आई हो तो लिखो इस चीज को, अगर तुम्हारे पास नहीं लिखी हुई होती है, और अगर लिखी हुई है तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कहा जाता है भाई। ठीक है, इतनी चीजों के बारे में तो तुम्हें पता लगा। अब बात आती है एक सेल के स्ट्रक्चर की। मैं अभी आउटलाइन बता रहा हूं कि तुम्हें एक सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है भाई, कि कहां सेल वॉल होती है, कहां तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अपन बेसिकली बात करें एक सेल की, तो सेल के अंदर होता क्या है भाई, कैसे एक सेल का फॉर्मेशन होता है और कैसे नहीं होता। अगर मैं सबसे बाहरी लेयर की बात करूं तो तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना होगा कि बाहरी लेयर को सबसे पहले बोलते क्या है। यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की वो होगी तुम्हारी, क्या होगी भाई? सेल वॉल। क्या होगी भाई? सेल वॉल। यानी कि तुम्हारी सबसे बाहरी लेयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर होगी तुम्हारी सेल वॉल। अगर मैं उससे अंदर वाली लेयर की बात करूं तो वो तुम्हारी हो जाएगी भाई साहब सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी?
सेल मेम्ब्रेन, और इसको बेसिकली अपन बात करें तो बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, पता लगा कौन सी सेल वॉल होगी और कौन सी सेल मेम्ब्रेन होगी। यानी कि जो बाहर वाली लेयर होगी वो तुम्हारी होगी सेल वॉल, और अंदर वाली जो लेयर होगी वो तुम्हारी होगी सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं अंदर जो ये भरा होता है ये सब्सटेंस, यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर यानी कि सेमी फ्लूइड जो लिक्विड सा भरा हुआ होता है, उसको अपन बोलते हैं भाई साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई? साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई, ठीक है। अब अपन बताता हूं कि जो बीच के अंदर पाया जाता है तुम्हारा न्यूक्लियस, यानी कि जो सेल का सेंट्रल पार्ट होगा, यहां पर एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा भाई? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मैटर होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा, जो मैट्रिक्स होगा, जो फ्लूइड होगा, वो तुम्हारा होगा भाई न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा भाई? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है भाई, तुम्हारी मोस्टली चीजें हो गई कि सेल वॉल कौन सी चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन कौन सी चीज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, इसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर वाले जो मैटर को होता वो होता है तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों को मैं मिला के बात करूं, कि इन दोनों को मिला के अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे क्या भाई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे भाई प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे भाई? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि इन दोनों के कंपोजिशन को, साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को और न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपोजिशन को, उनको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं बात करूं उसके मेम्ब्रेन की यानी कि प्रोटोप्लास्ट लेयर की, तो वो किस किस को मिलके बनाएगी भाई? वो बनाएगी तुम्हारे प्रोटोप्लाज्म प्लस तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। किसको भाई? सेल मेम्ब्रेन को। तो मैं एक बात कहूं कि अगर प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, उसको बोला जाएगा भाई तुम्हारा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना इन चीजों के बारे में कि किसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, किसे प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, कौन सा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और कौन सा साइटोप्लाज्म होता है। जल्दी से और इस चीज को फिर आगे बढ़ते हैं अगले चीज की ओर कि आगे क्या कहता है क्या नहीं कहता। ठीक है भाई, मैंने अभी तुम्हें बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे सेल के बने हुए होते हैं, और किस चीज के नहीं बने हुए होते हैं वो आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सेल की, ऑर्गेनिज्म की, कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन सा यूनिसेलुलर होता है, कौन से मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना भाई, वो दो क्राइटेरियाज में बटे हुए होते हैं। और वो दोनों क्राइटेरिया कौन कौन से हैं वो तुम्हारी बात करूं मैं, सबसे पहली बात करूं इनके अंदर, तो एक होगा तुम्हारा यूनिसेलुलर। क्या होगा भाई तुम्हारा? यूनिसेलुलर। और दूसरे होंगे तुम्हारे मल्टी सेलुलर। ठीक है भाई, कौन होंगे? मल्टी सेलुलर। एक की बात करो, एक होगा यूनिसेलुलर, दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर का नाम ही खुद बता रहा है कि मेरे अंदर कितनी सेल्स होंगी, और मल्टी सेलुलर का नाम खुद ही बता रहा है कि मेरे अंदर कितनी सेल्स होंगी भाई। मल्टी मतलब मैनी, तो यहां पर बात करूं मैनी मल्टी सेलुलर के अंदर, तो कितनी सेल्स होंगी भाई? मैनी सेल्स, यानी कि बहुत सारी सेल्स होंगी भाई। ठीक है, बहुत सारी सेल्स का मिलाकर निर्माण होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर के अंदर, तो इसके अंदर कितनी सेल्स होंगे भाई साहब? तुम्हारी एक होगी सिंगल सेल। ठीक है भाई, सिंगल सेल। यानी कि जितने भी फंक्शंस होंगे, यानी कि जितने भी फंक्शंस तुम्हारे लगेंगे उस चीज को, उस सेल को, उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए, वो तुम्हारे होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो काम कौन करेगी भाई? तुम्हारी सिंगल सेल करेगी। अगर मैं तुमसे बात करूं सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म का नाम लेने के लिए, तो जल्दी से बताओ भाई कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? क्या तुम्हें याद है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की जो कि कैसा होता है? सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड होता है। अगर मैं कहूं अमीबा की, तो अमीबा भाई कैसा होगा तुम्हारा? एक सिंगल सेल्ड होता है भाई। कैसा होता है? सिंगल सेल्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बैक्टीरियाज की, वो कैसे होते हैं भाई तुम्हारे? सिंगल सेल्ड होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ फंजाई की, मैं तुमसे एक एग्जांपल मांगना चाहता हूं, और जल्दी से कमेंट करके बताना कि वो कौन सा एक एग्जांपल है, यानी कि वो कौन सी एक फंजाई है जो कि कैसी होगी भाई साहब? यूनिसेलुलर होगी। जल्दी से बताओ, मैं तभी बता देता हूं। वो होगी तुम्हारी ईस्ट फंगाई। कौन सी भाई? ईस्ट फंजाई, जो कि क्या होती है भाई साहब? तुम्हारी यूनिसेलुलर फंजाई होती है। याद रखना, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसे होते हैं, उनके अंदर एक सिंगल सेल होती है। और दूसरी चीज, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना भाई, उनके अंदर जो सिंगल सेल होती है ना, वो कैसा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है? वो कैसे शो करती है? यानी कि जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं लाइफ के, all essential functions are performed
बाय दैट सिंगल सेल, यानी कि वही एक सिंगल सेल ऐसी है जो कि परफॉर्म करेगी जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं उसको लिविंग रखने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आया। और क्या शो करती है वो यूनिसेलुलर सेल? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है भाई। क्या करती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगी भाई। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है तुम्हें, ये कि यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल के लिए। और अगली बात करूं अगर मल्टी सेलुलर सेल्स के लिए, तो वो बहुत नहीं है भाई, बहुत सारी सेल्स, यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलके तुम्हारा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर मैं इनके नाम लिखता हूं, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, यानी कि जितने भी, अगर मोस्टली प्लांट्स की बात करूं मैं, सारे प्लांट्स कैसे होते हैं भाई साहब? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर का नाम आ गया, मल्टी सेलुलर होते हैं। और अगर मैं बात करूं कुछ एनिमल्स की, यानी कि सारे के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं भाई साहब? तुम्हारे मल्टी सेलुलर होते हैं। इतनी चीजें तुम्हें याद रखने हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में, कि कौन सा सिंगल सेल्ड होता है, कौन सा मल्टी सेल्ड होता है। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अगली चीजों की ओर। अब देखते हैं क्या आगे बताता है और क्या नहीं बताते हैं। अब जितनी भी डिस्कवरीज होंगी कि किसने सेल की डिस्कवरी की, किसने नहीं की, कहां देखा, कहां खोज की, कौन से ईयर में की, वो सारी चीजें मैं भी तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट सेल की, यानी कि सबसे पहले सेल का निर्माण, यानी कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले सेल की खोज की थी अपने रॉबर्ट हुक साहब ने। किसने की थी भाई साहब? रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है भाई, रॉबर्ट हुक साहब की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी की किन चीज के अंदर की, यानी कि किसके अंदर की? वो की थी तुम्हारे डेड कॉर्क सेल्स के अंदर। किसके अंदर? सेल्स किसके अंदर की थी भाई? डेड कॉर्क सेल्स के अंदर। किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी वो मैं बताऊं तुम्हें, 1665 ईस्वी के अंदर, यानी कि 1665 सन और 1665 के अंदर किसकी डिस्कवरी की थी? फर्स्ट सेल की, यानी कि सबसे पहले सेल को खोजा था किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने। किसके अंदर डिस्कवरी की थी वो तुम्हें पता होना चाहिए, और कब की थी वो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इतना बात आगे बढ़ाते हैं। और अगली बात तुम्हारी होती है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? किसकी खोज? जीवित कोशिका की खोज वो अपने की थी भाई साहब, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवनहोक। क्या था भाई? एंटोन वॉन लीवनहोक। अब वो साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन लीवनहोक। ये जो साइंटिस्ट थे ना भाई, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, कौन सी सेल की? लिविंग सेल की। और कौन से ईयर में की थी? वो की थी भाई साहब तुम्हारे 1851, यानी कि 1851 के अंदर। कब की थी भाई? 1851 के अंदर। अगली बात आती है तुम्हारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और तुम्हारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ठीक है भाई, याद होने चाहिए तीनों चीजों के बारे में, कि किसने सेल की डिस्कवरी की थी, किसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। और अगली बात आती है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। कब की थी भाई ये और बता दो? ये की थी तुम्हारे 1831 के अंदर। कब की थी भाई? 1831 के अंदर। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। अब मैं बात करता हूं कि सेल की जो डिस्कवरी हुई तो हुई, इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिल्स थे ना तुम्हारे, उनकी डिस्कवरी किसके बाद हुई? यानी कि कुछ ऑर्गेनिल्स ऐसे थे कि जिन्हें मतलब कि जिन्हें जांचना परखना जा ही नहीं सकता था बिना इसकी डिस्कवरी के। यानी कि इसकी डिस्कवरी वो क्या चीज थी जिसकी डिस्कवरी के बाद जितने भी मतलब कि जो ऑर्गेनिल्स थे उनकी डिस्कवरी में आसानी हुई, जिनके बारे में जानने में आसानी हुई, वो था तुम्हारा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसकी भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जितने भी ऑर्गेनिल्स थे उनको डिस्कवर करने में या फिर उनको स्टडी करने में आसानी हुई, वो था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद रखना भाई, पूछा जा सकता है कि किसकी डिस्कवरी के लिए, किसकी डिस्कवरी के बाद जो तुम्हारे जो सारे ऑर्गेनिल्स थे उनकी स्टडी के अंदर आसानी हुई। ठीक है भाई, इन चीजों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। सारी चीजों के बारे में पहले तुम लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्टली सवाल यहां से पूछा जाएगा कि भाई साहब कौन सा फर्स्ट सेल डिस्कवर किया, लिविंग सेल डिस्कवरी की, सारी चीजों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। लिख लिया भाई? जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी दी किसने थी भाई? दो साइंटिस्ट आए थे, दोनों साइंटिस्ट का नाम भी पता होना चाहिए। कौन सी ईयर में किया और क्या नाम दिया, किस पे उन्होंने डिस्कवरी की या फिर किस पे उन्होंने काम किया, तब जाके ये चीज, इस चीज के बारे में हमें पता लगा। तो मैं बात करूं दो साइंटिस्ट की, और अपने वो दो साइंटिस्ट थे भाई साहब, एक का नाम था मैथियाज स्केलेडन। क्या नाम था भाई? मैथियाज स्केलेडन, यानी कि स्केलेडन चाचा। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो अपने थे थियोडर स्वान। क्या नाम थे भाई साहब उनका? थियोडोर स्वान।
ये दोनों के दोनों साइंटिस्ट कैसे थे भाई? जर्मन साइंटिस्ट थे। एक का नाम था जर्मन बोटनिस्ट, मतलब कि जर्मन के थे ही, जर्मनी के तो थे ही थे, ये थे जर्मन बोटनिस्ट। और अपने जो थियोडर श्वान चाचा थे ना भाई, ये थे तुम्हारे जर्मन जियोलॉजिस्ट। पहले एनसीईआरटी के अंदर कुछ अलग लिखा हुआ था, इनका नाम लिखा हुआ था जर्मन बोटनिस्ट और इनका नाम लिखा हुआ था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अभी एनसीईआरटी ने बदल के चेंज कर दिया था, अभी है कि भाई तब तुम्हारे थियोडर स्वान साहब है जर्मन जूलॉजिस्ट। क्या है भाई? जर्मन जूलॉजिस्ट। अगर इसकी बात करूं मैं, स्केलेटन साहब ने सबसे पहले देखी थी, किसको देखी थी भाई साहब? प्लांट सेल्स को देखी थी भाई। किसको देखा? प्लांट सेल को देखा। कब देखा? कौन सी ईयर थी? वो थी तुम्हारी 1838 के अंदर देखा भाई। और अगर मैं बात करूं तुम्हारे स्वान साहब की, तो स्वान साहब ने दोनों को देखा था भाई। किन किन को? बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कब देखा था? उसी के एक साल बाद, यानी कि 1839 के अंदर स्वान साहब ने देखा था दोनों को, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। और क्या बताया वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात करूं कि मैथ्यूज स्केलेटन साहब ने देखा किसको था? प्लांट सेल को देखा था। और उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि जो सेल वॉल होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? प्लांट्स का। यानी कि सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं स्वान साहब की, तो स्वान साहब ने सबसे पहले देखा एनिमल सेल्स को। तो एनिमल सेल्स में उन्होंने देख के पाया क्या? कि उन्होंने कहा कि जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है भाई साहब? एब्सेंट होती है। किन के अंदर? एनिमल्स के अंदर। क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। किन के अंदर होती है? वो तुम्हारे एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है भाई। ठीक है, अगली बात करो मैं सेल वॉल की, तो उन्होंने कहा कि जो सेल वॉल होती है वो केवल प्रेजेंट होती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो चलो ठीक है, सेल वॉल तो एब्सेंट होगी एनिमल सेल्स के अंदर, लेकिन उन्होंने एक चीज बताई, और वो बताई क्या? कि इनके अंदर पाई जाती है क्या? तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है भाई साहब? तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। तो अगली बात बढ़ाता हूं मैं, तो दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उन्होंने देते एक चीज देते हैं, थ्योरी देते हैं, सेल थ्योरी। कहते हैं बोथ द साइंटिस्ट गिव सेल थ्योरी। और क्या कहते हैं दोनों साइंटिस्ट? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। सेल्स के बने होते हैं। और किसके बने होते हैं? जितने भी सेल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बना होता है। कौन बने होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल थ्योरी दी किसने दी? सबसे पहली बात बताऊं, स्केलेटन और स्वान साहब ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का दिया था, कि सेल थ्योरी उन्होंने बताई थी, और सेल थ्योरी होती क्या है ये भी बताई थी। लेकिन इनका ड्रॉबैक था भाई। ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि सेल थ्योरी के अंदर, चलो ये तो बता दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल का ही निर्माण कैसे होता है भाई। कि नई जो सेल्स होती हैं, चलो माना एक एक्स सेल है, इससे नई सेल्स का निर्माण कैसे होगा भाई। ठीक है, ये नहीं बताया था इन्होंने। सबसे पहले इसको देखो, सारी चीजों को लिखो, और सारी चीजों को लिखने के बाद इन्हें देखो क्या क्या चीज बताई गई है, कोई चीज छूटी तो नहीं है भाई। तो सारा डाटाबेस है और सारा डाटाबेस तुम्हें याद होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं सेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स की। यानी कि सबसे पहली चीज यही थी कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो नई सेल्स होती हैं वो कैसे निर्माण होती हैं, कि कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। बताया नहीं। क्या नहीं बताया? कि कैसे नई सेल्स का निर्माण होता है। और किसने नहीं बताया? स्केलेटन और स्वाम साहब ने। तो इस चीज का भी भाई साहब, जो भी चीज फेल हो जाती है उसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई साइंटिस्ट आता है और वो बताता है कि भाई साहब ऐसे हुआ था सेल थ्योरी का निर्माण, और ऐसे नई सेल्स का निर्माण होता है। तो अगले चाचा जी थे अपने, कौन से चाचा जी थे उनके बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं, वो देते हैं फाइनल शेप, देते हैं किसको? देते हैं सेल थ्योरी को। कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो साहब। कौन थे भाई? रुडोल्फ विर्चो। याद रखना साइंटिस्ट के बारे में।
और उन्होंने फाइनल शेप दी कब थी? सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने वाले साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्चो, और इन्होंने बताया, कब बताया? 1855 के अंदर। और क्या बताया वो मैं बताता हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इस चीज के बारे में तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट दिया कितने था। वो दिया था तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो साहब ने, और उन्होंने बताया था कि जितनी भी नई सेल्स होती हैं, ऑल द न्यू सेल्स आल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले जो पुरानी सेल्स थी ना, उन्हीं से नई सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है भाई, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी कि जो पहले से ही निर्माण कर रही हैं, यानी कि पहले से ही जो हैं सेल्स, उन्हीं से निर्माण होता है किनका? नई सेल्स का। ऑल द न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है भाई, इतना तुम्हें पता लगा कि सबसे पहली चीज की फाइनल शेप दी किसने थी? वो दी थी तुम्हारे रुडोल्फ वर्चो साहब ने। कब दी थी? 1855 में दी थी। और क्या कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और अगर मैं बात करूं कि जितनी भी नई सेल्स होंगी भाई साहब, वो तुम्हारी किससे नहीं होंगी? किससे होंगी? पुरानी सेल से ही निर्माण होगा। अगली बात करो, इस सेल का भी एक एक्सेप्शन था। क्या था? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। और वो थे तुम्हारे वायरस भाई। कौन थे भाई? वायरस। तो इन्होंने वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया भाई। क्या नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया वायरस के बारे में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पहले इस चीज को लिखो और आगे बढ़ते हैं, फिर अपने क्या क्या चीजें बाकी हैं, क्या क्या चीजें बाकी नहीं है। तो मजा आ रहा है पढ़ते हुए? अच्छा लग रहा है? डिटेल्स मिल रही है नहीं मिल रही? अब बात आती है सेल टाइप्स की, कि कौन सी प्लांट सेल होती है। देखो मैंने दो चीजों के बारे में बताया, यूनिसेलुलर सेल्स, मल्टी सेलुलर के बारे में बताया, प्लांट सेल्स और अब एनिमल सेल्स के बारे में बातें करेंगे। इसके बाद अपन बातें करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की, कि कौन सी प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो सबसे पहले आने वाली सेल्स कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद आने वाली सेल्स कौन सी थी? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं प्लांट्स की सेल्स के टाइप की, वो तुम्हारी पहली बात करूं अगर प्लांट सेल की, ठीक है भाई, और दूसरी बात करूं मैं तुम्हारे एनिमल सेल की, तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट सेल्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था अपने स्क्लेडन साहब ने, और उन्होंने बताया था कि इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई साहब? सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। अगर मैं बात करता हूं एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई साहब? सेल वॉल एब्सेंट होती है। पहली चीज तो क्या होती है भाई साहब? सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन किन में प्रेजेंट होती है भाई? एनिमल्स के अंदर। ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी एनिमल्स के अंदर, और सेल वॉल एब्सेंट होगी किन के अंदर? एनिमल्स के अंदर। तो और अगर मैं कहूं कि सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, हाँ भाई, दोनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दोनों सेल वॉल भी प्रेजेंट होंगी और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एनिमल सेल्स के अंदर सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चर, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? वो होगी तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। और अगर मैं कहूं कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल इज द आउटर डिलिमिटिंग लेयर, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर कैसी होगी भाई? तुम्हारी सेल वॉल। ठीक है भाई, दोनों चीजों के बारे में पता, प्लांट सेल्स के बारे में पता लगा, एनिमल सेल्स के बारे में पता। कुछ चीजें और कुछ ऑर्गेनिल्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होते और एनिमल सेल्स में होते हैं। और अगर मैं बात करूं एनिमल सेल्स में नहीं होते, प्लांट सेल्स में होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स का मैं बात करूं, एक ऑर्गेनिक है जिसका नाम होता है वैक्यूल। क्या होता है भाई? वैक्यूल, जिसके बारे में तुम्हें अभी बताऊंगा और आगे बताऊंगा कि वैक्यूल का काम क्या होता है, क्या इसके अंदर कंटेंट होता है। तो वैक्यूल कहां प्रेजेंट होता है? तुम्हारी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर मैं कहूं एनिमल सेल्स के अंदर, तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है? तुम्हारा वैक्यूल एब्सेंट होता है भाई। ठीक है, याद रखना अच्छा क्वेश्चन है कि वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ना कि किसके अंदर? एनिमल सेल्स के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ चीजों के बारे में, मैं अगर कहूं कि जो सेंट्रोजोम्स होते हैं, देखो इन चीजों के बारे में तुम्हें आगे बताने वाला हूं कि सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं। अभी बेसिकली एक आइडिया ले लो सुपरफिशियली कि सेंट्रोजोम्स तुम्हारे सेल डिवीजन में काम करवाते हैं, जो कि तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? एनिमल सेल्स के अंदर, और तुम्हारे एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है भाई, रफली आइडिया ले लेता हूं कि प्लांट सेल के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और क्या चीजें नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो वो तुम्हें एक चीज देखने को मिल जाएंगी। सारी चीजों के तुम्हें पता होना चाहिए। ये चीज देखो स्पेशली मैं बता रहा हूं, इन चीजों को, इनको चीजों को याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या चीजें बची हुई हैं, क्या क्या चीजें नहीं बची हुई हैं, वो देखते हैं आगे।
लिख लिया भाई? ठीक है भाई, अब लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। अरे हो जा आगे। ठीक है भाई, अभी मैंने तुम्हें बताया कि सेल की सारी चीजों के बारे में पता लग गया। अब सेल की बात करते हैं अपन, सेल्स के अंदर किन किन चीजों के बारे में। सेल कौन कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर बात करूं मैं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जो सबसे पहले आने वाली सेल्स कौन सी थी, वो थी तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल। भाई कौन सी थी? यानी कि मैं अगर कहूं यहां पर जो प्रिमिटिव सेल्स थी तुम्हारी, वो कौन सी थी तुम्हारी? प्रोकैरियोटिक सेल। और बाद में आने वाली जो सेल्स थी, यानी कि लेटरली अरेंज, मतलब कि लेटर बाद में आने वाली सेल्स कौन सी थी तुम्हारी? यूकैरियोटिक सेल्स। अब अगर मैं बात कहूं किस चीज की, कि कौन सी सेल्स का मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन था, वो जो डिवीजन है वो फास्ट डिवीजन है भाई। कौन सी सेल्स का फास्ट डिवीजन है? वो तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डिवीजन होता है वो फास्ट होता है भाई। कैसे होता है? फास्ट होता है। और अगर मैं कहूं तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स के डिवीजन का, वो कैसा होता है भाई साहब? सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं? स्लो डिवाइड करती हैं। ठीक है भाई साहब, तो अगर मैं यहां पर बात लेता हूं ओरिजिन की, यानी कि सबसे पहले आने वाली सेल्स कौन सी थी? प्रिमिटिव सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। और मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल्स तुम्हारी बाद में आने वाली सेल्स थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, वो किसका फास्ट है भाई? तुम्हारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनका था भाई। अगर मैं साइज की बात करता हूं भाई, किसकी बात करता हूं? साइज की। जो तुम्हारी प्रोकैरियोटिक साइज होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स थी उनका साइज था छोटा साइज, यानी कि प्रिमिटिव थी और इनका साइज कैसा था भाई? स्मॉल साइज थी। ठीक है भाई, स्मॉल साइज। और इनकी साइज कैसी थी भाई साहब? तुम्हारी बात करूं मगर लार्ज साइज के थे। तो दोनों सी सेल्स के बारे में डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी का मल्टीप्लिकेशन फास्ट है, कौन सी का स्लो। अगर मैं बात करता हूं, इसके आगे बात बढ़ते हैं और राइबोसोम्स की बातें करते हैं। अगर किन की बातें करते हैं भाई? राइबोसोम की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन से प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? अब राइबोसोम्स क्या होते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना तो तुम्हें थोड़ा मोटा आइडिया होगा कि राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते। तो सबसे पहली बात करूं मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो तुम्हारा होगा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। कैसा होगा भाई? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम तुम्हारे प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो तुम्हारा राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो होगा तुम्हारा 80S राइबोसोम। ठीक है भाई, आगे स्वाद सारी चीजों के बारे में पता लग रहा है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। अगर अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर कि जो सबसे पहली चीज बता देनी चाहिए थी मुझे, खैर अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इनके अंदर कौन सी सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी चीज की प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं या नहीं होती। ठीक है भाई, कि किस ऑर्गन, किस के अंदर ऑर्गेनिल जो मेम्ब्रेन बाउंडेड, अगर मैं यहां कहूं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स, ठीक है भाई, किनकी बात करता हूं मैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे होते हैं भाई साहब? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स नहीं होते। और अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इनके अंदर क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स कौन कौन से हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं अगर बात करूं कि इनके अंदर, दोनों के अंदर राइबोसोम्स जैसे दोनों में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही एक साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होगा भाई। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही होगा, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, एक सेल हो नहीं हो, साइटोप्लाज्म हर एक सेल में प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों में प्रेजेंट होगा भाई। ठीक है भाई, दोनों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं बात करूं इनके अलावा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कौन सी सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है भाई? किसकी बात करूं? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस अपना एब्सेंट होता है किसके अंदर भाई साहब? तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो भाई साहब तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सेल, यानी कि कुछ प्रकार की सेल्स के अंदर तो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होगा, वो तुम्हारा होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है भाई, 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए। अगली बात करता हूं मैं 8वें सवाल की ओर, और इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा। इसकी बात है भाई जेनेटिक मटेरियल की।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो प्लाज्मिड होता है वो प्रेजेंट होता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो एब्सेंट होगा तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब प्लाज्मिड होता है इनका जेनेटिक मटेरियल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और वो कैसा होता है, वो होता है तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए भाई। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स की, और यूकैरियोटिक सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है भाई साहब तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर डीएनए। कैसा? लीनियर डीएनए। मुझे पता है मैं सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन तुम्हें सारी चीजों का जानकारी होने, देखो ये एक सुपरफिशियली है कि तुम्हें पता होना चाहिए। आगे मैं बहुत सारी चीजें बात करूंगा कि किस प्रकार के अंदर राइबोसोम 70S होते हैं, किसके अंदर नहीं होते। अगली बात करता हूं मैं साइटोप्लाज्म की, कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है यानी कि तुम्हारे जो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है भाई, सबसे पहले इस चीज को देखो और आगे बढ़ते हैं फिर। क्या कहते हैं, क्या सारी पहले सबसे पहले लिखो भाई इस चीज को। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़े। देख लिया। देखो नहीं भी अगर मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ तो इस चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लेना, वीडियो पॉज कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना भाई। ठीक है, तो यहाँ बातें करते हैं अपन साइटोप्लाज्म की। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि दोनों के दोनों सेल्स के यानी कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है भाई कौन सा, तुम्हारा साइटोप्लाज्म। और दूसरी चीज बात करता हूं तो ये कैसा होता है, अभी तुम्हें बताया कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है भाई। क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स की बात करूं तो इसके अंदर जितनी भी जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो तुम्हारी सारी किसके अंदर होती है भाई, सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो अगर क्वेश्चन लेके आता हूं, और मैं लेके आऊंगा ये क्वेश्चन, मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे मॉडल सेट के अंदर तुम्हें मिलेगा कि जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो कहां होती हैं तुम्हारी, वो होंगी तुम्हारी साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर होंगी भाई? सेलुलर एक्टिविटीज और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, क्या भाई, केमिकल रिएक्शंस, वो तुम्हारी कहां होंगी भाई साहब, तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर। सेलुलर एक्टिविटीज किसके अंदर होंगी, तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। अगर मैं कहूं कि इन्हीं की वजह से सेल लिविंग स्टेट में रहती है, किन की वजह से, यानी कि तुम्हारी जो सेलुलर एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक सेल को लिविंग स्टेट में रखती हैं, यानी कि उसको जीवित अवस्था में रखती हैं भाई। ठीक है, किस क्या रखती हैं, सारी चीजों का पता होना चाहिए। क्या नहीं रखता है वो भी पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज मैं बात करूं, अगर तुम्हें तुम्हें मैं कहूं कि जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं, यानी कि ऑल जितने भी सारे के सारे ऑर्गेनिल्स तुम्हारी सेल में प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे, सारे के सारे नहीं कहता, मतलब मोस्टली जितने भी, कुछ मेम्ब्रेन। अगर मैं कहूं यहां पर सेल के अंदर कि जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, तुम्हारे साइटोप्लाज्म में भाई। सेल ऑर्गेनिल्स आर प्रेजेंट। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हें इतनी सारी बातें याद रखनी है, सारी की सारी याद रख लो भाई, और सारी की सारी लिख लो भाई। ठीक है, आ गया स्वाद, अच्छा लग रहा है, कंटेंट सारा बढ़ाया, कुछ छूट तो नहीं रहा। देखो छूटेगा भी नहीं, खैर मैं कह रहा हूं तो छूटेगा नहीं, और तुम मेरी बातें मानो, इस चीज पर तुम्हें बिल्कुल याद, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें याद रखो चाहे मत रखो, लेकिन ये जो कंटेंट तुम्हें पूरा पता होना चाहिए भाई। अब मैं कहता हूँ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स की, और ये कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनकी अपन स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं कुछ के एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भाई, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल,
ये जितने भी जो ऑर्गेनिल्स और ऑर्गेनिल्स तुम्हें दिखने के मिल रहे हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। और उसका मतलब क्या होता है, इनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बेशक चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे डबल मेम्ब्रेन हो। जैसे अगर मैं कहूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, किसके ऊपर प्रेजेंट होंगी, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कौन किस में आते हैं भाई साहब, तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स के अंदर। अगर मैं तुमसे कुछ चीजें और पूछूं कि कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स होते हैं और जिन जिन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, वो जल्दी जल्दी बताओ भाई, और अगर तुम्हें पता हो तो बताओ। पता है? अगर मैं कहूं तुम्हारे लाइजोसोम्स की, तो वो भी तुम्हारे कैसे होते हैं भाई साहब, तुम्हारे क्या होते हैं भाई, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स। अगर मैं कहूं तुम्हारी माइक्रोबॉडीज के बारे में, वो भी कैसे होते हैं तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके अंदर से इन जितने भी ऑप्शंस तुम्हें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिल तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो सारे के सारे तुम्हें याद होने चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें सारे के सारे ऑर्गेनिल्स का तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कौन सा मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। अगर मैं बात करता हूं एक ऑर्गेनिल की जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है भाई, किसकी, राइबोसोम की। ठीक है भाई। अभी मैंने तुम्हें बताया कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर, यूकैरियोटिक। तो इस चीज को मैं याद करने को बोल रहा हूं, तुम्हें याद रखना है कि जो राइबोसोम होता है वो एक इकलौता ऐसा होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल जो कि प्रेजेंट होता है तुम्हारी किसके अंदर, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर। यानी कि मैंने तुम्हें भी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो जो तुम्हारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे वो तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो राइबोसोम है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, तुम्हारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी। ठीक है भाई, याद रखना राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी छोटी सी छोटी सी ऊपर ऊपर की बातें करता हूं। तो राइबोसोम तुम्हारे क्या बनाने के काम आता है भाई साहब, तुम्हारी प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है भाई। किसके काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करवाएगा, वो तुम्हारा करवाएगा राइबोसोम्स। और अगर मैं कहूं कि दो प्रकार के राइबोसोम्स होंगे, वो होंगे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स और दूसरा होगा 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। अभी बताया कि 70S तुम्हारी प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और जो तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो तुम्हारे होंगे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। अच्छा लगा कंटेंट, याद रखना इस चीज को, सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अभी लिखो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अगली चीजों की ओर। ठीक है भाई, मजा आया देख के। ठीक है भाई, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स के बारे में पता लगा। मैं बात करता हूं सेल की शेप की और साइज की। ठीक है भाई, तो सेल की शेप और साइज कैसी होती है भाई, कौन सी सेल्स बड़ी होती हैं, कौन सी सेल्स छोटी होती है, उनका शेप कैसा होता है। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं सबसे पहले शेप की, तो साइज जो सेल का शेप होता है ना वो वेरी करता है भाई, बहुत सारी चीजें। जैसे कि सेल का शेप, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सेल का शेप जैसे अमेबोइडल शेप ले लो, कैसी होती है भाई, अमीबा की जैसी शेप। ठीक है भाई, वो तुम्हारी डब्ल्यूबीसी की शेप होगी भाई। किसकी होगी, डब्ल्यूबीसी की। ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि इरेगुलर शेप्ड, जैसे अमीबा की कोई भी शेप नहीं होती और इरेगुलर शेप होता है, वही तुम्हारे डब्ल्यूबीसी की शेप होगी भाई साहब। ठीक है भाई, पता है। अगर मैं तुमसे कहूं बाइकॉनकेव शेप्ड, वो तुम्हारी होंगी भाई साहब तुम्हारी आरबीसीज। ठीक है भाई, पता हो गया। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि लंबी सेल्स के बारे में बात करूं, तो तुम्हारी नर्व सेल्स होंगी। इनके अलावा अगर मैं बात करूं कि कुछ सेल्स का शेप होता है कोल्यूमिनार शेप, अगर मैं बात करता हूं कुछ सेल्स का शेप होता है क्यूबोइडल शेप,
तो ये सारी की सारी सेल्स की शेप होती हैं, अमेबा की शेप रेगुलर शेप्स होती हैं, बाइकॉन्केव शेप्ड होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तुम्हारी कोलुमिनार शेप्ड होती है। इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तुम्हारी क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। तो ये सारी की सारी कैसी होती है भाई साहब, तुम्हारी शेप होंगी, किसकी शेप होंगी, सेल की शेप होंगी। अगर मैं साइज की बात करता हूँ, किसकी बात करूँ भाई मैं, तुम्हारी साइज की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ मैं सबसे पहले, किसकी बात करूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। और अगर मैं कहूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बैक्टीरियाज होते हैं, अगर मैं कुछ बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मा, किसकी बात करूं भाई, माइकोप्लाज्मा, यानी कि सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल, क्या भाई, किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। अगर मैं कुछ माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो एक स्टेटमेंट कहूं और एक कुछ बात बताऊं माइकोप्लाज्मा के बारे में, जो मैं तुम्हें याद होनी ही चाहिए भाई। इस चीज को याद रख लो कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है भाई। क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऐसे तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। मैं तुम्हें कहूं कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन तुम्हारा है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। और मैं अगर बात कहूं माइकोप्लाज्मा कैसी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका एक चीज और बोलते हैं PPLO, जिसकी साइज कैसी होती है, लगभग लगभग 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है भाई साहब। कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर, याद रखना इस चीज के बारे में, ठीक है भाई। अगर मैं कुछ बैक्टीरियाज की बात करूं, किसकी बात करूं, बैक्टीरियाज की बात करूं, तो बैक्टीरियाज की लगभग लगभग जो साइज होगी वो लगभग लगभग 1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है भाई साहब। कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर के आसपास। याद रखना इस चीज के बारे में, सारी चीजों के बारे में पता लगा। अगर मैं कुछ बात करूं जैसे कि आरबीसीज की, किसके अंदर, आरबीसीज की, जिसका जो डायमीटर होता है यानी कि साइज के अंदर वो लगभग लगभग 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और किसके अंदर होता है भाई साहब, तुम्हारे डायमीटर की बात करता हूं। अगर रेडियस की बात करें तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है भाई। पहले ये चीजें के बारे में लिख लो और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं किस चीज के बारे में बात की गई और किन नहीं की गई। साइज और शेप के बारे में कि किसका शेप कैसा होता है और कौन सी सेल्स होती हैं, WBC की शेप कैसे होती है और बाइकॉन्केव शेप किसकी होती है, सारी चीजों के बारे में। अगर मैं कहूँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर के अंदर जो तुम्हारा माइकोप्लाज्मा होगा उसकी जो शेप होगी और साइज होगी वो कैसी होगी, ठीक है भाई, पता लगा, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटा भाई। अगर देखो WBC तो हाँ, RBC तुम्हारी मल्टी सेलुलर के अंदर हो गई। अगर मैं तुमसे कहूं कि जो लार्जेस्ट सिंगल सेल होती है भाई, कौन सी, लार्जेस्ट सिंगल सेल, वो तुम्हारी होगी भाई साहब ओस्ट्रिच का एग। यानी कि ओस्ट्रिच के अंडे की जो सेल्स होती हैं वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होती हैं। इसके अलावा जो आरबीसीज का डायमीटर यानी कि आरबीसीज की साइज क्या होगी वो तुम्हें पता होगी, आरबीसी की शेप कैसी होगी वो तुम्हें पता होनी चाहिए। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटे होते हैं उनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं PPLO की शेप और साइज के बारे में पता करना, बैक्टीरियाज की साइज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े, तो भाई आगे बढ़ते हैं, अब पकड़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। और प्रोकैरियोटिक सेल के आगे बढ़ते बढ़ते मैं बात करता हूं कि सबसे प्रिमिटिव सेल होती है, इनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। और अगर मैं कहूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर मैं बात करूं एक प्रोकैरियोटिक सेल की सेल एनवलप की, जो कि 3 लेयर से बना होता है भाई, किस किस से, 3 लेयर से। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं। ये जो तीनों लेयर्स होती हैं वो टाइटली बाउंडेड होती हैं, क्या होती हैं, टाइटली बाउंडेड होती हैं कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। अगर मैं कहता हूं सेल एनवलप की, जो भी मैंने तुम्हें कल एक मॉडल सेट दिया था और मॉडल सेट के अंदर एक क्वेश्चन था कि जो कैप्सूल लेयर होती है, कौन सी लेयर, कैप्सूल लेयर, किसकी बनी हुई होती है वो भी मैं बताऊंगा तुम्हारे। देखो सेल एनवलप तुम्हारी 3 लेयर से बना होता है। किन लेयर से बना होता है भाई, 3 लेयर से। वो तीनों लेयर कौन कौन सी है वो तुम्हारे सामने अगर बात करूं मैं, सबसे पहली लेयर होगी तुम्हारी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है भाई। कौन सी लेयर होती है, पहली ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अगर मैं बात करूं दूसरे वाली की, और दूसरी वाली जो लेयर होगी तुम्हारी होगी सेल वॉल। अगर तीसरी की बात करूं वो तुम्हारी होगी सेल मेम्ब्रेन भाई, ठीक है भाई, पता लगा।
अगर मैं कहूं ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स तुम्हारी होती है दो चीजों से बनी हुई होती है, यानी कि दो लेयर होती हैं। एक का नाम होता है लूज शीथ, और अगर दूसरी का बात करूं वो तुम्हारी होगी रिजिड। कौन सी लेयर? रिजिड लेयर, उसको बोलते हैं अपन कैप्सूल। क्या बोलते हैं भाई? कैप्सूल। तो कल ही का क्वेश्चन था कि कैप्सूल किसकी लेयर होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की, जो कि प्रोकैरियोट्स में होती है। और वो कैसी होती है भाई साहब? किसकी बनी हुई होती है? वो होती है प्रोटीनियस बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है भाई। कैसी होती है? थिक होती है भाई, मोटी लेयर होती है। और ये लूज शीथ वो तुम्हारी कैसी होती है? स्टिकी नहीं होती, स्लिम होती है भाई। और चिपचिपी लेयर होती है वो तुम्हारी होती है रिजिड। स्टिकी लेयर वो होती है तुम्हारी कैप्सूल लेयर। तो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर स्लिम होती है, कौन सी रिजिड होती है, कितनी लेयर्स होती है? 3 होती हैं। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अगर मैं बात करता हूं तुम्हारी सेल वॉल की, किसकी बात करता हूं भाई? तुम्हारी सेल वॉल की। तो सेल वॉल की बात करते हैं भाई यहां पे, ठीक है भाई। ठीक। अगर मैं चाहता हूं सेल वॉल की, तो सेल सब वॉल की बात करूं तो मैं सबसे पहली बात, ये कैसी होती है भाई? रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड होती है। दूसरी बात करूं, ये कैसी होती है? डेड होती है भाई, यानी कि नॉन लिविंग होती है भाई। याद रखना, रिजिड कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। और डेड कौन सी होती है? वो तुम्हारी सेल वॉल होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारी कैसी होती है? परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब होता है कि जितने भी तुम्हारे जो आयंस वगैरह होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, उनके आदान प्रदान में काम आती है, सेल वॉल काम आती है। दूसरी बात अगर मैं कहूं, ये सेल वॉल काम क्या आती है? वो तुम्हारे काम आती है भाई साहब प्रोटेक्शन के। यानी कि सेल को फटने से, फूलने से बचाने वाली लेयर कौन सी होती है? वो तुम्हारी होती है सेल वॉल। कौन सी होती है भाई? सेल वॉल होती है। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं सेल वॉल के। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करूंगा, अगली लेयर पे, अगली स्लाइड पे बात करूंगा। सबसे पहली बात कि सेल वॉल कैसी होती है? परमेएबल होती है, रिजिड होती है, डेड होती है। इसके अलावा क्या काम करती है? प्रोटेक्शन के काम करती है, और प्रिवेंट करती है सेल को फ्रॉम ब्रस्टिंग, यानी कि उसको फूटने से बताती है भाई। ठीक है, क्या किससे बचाती है? फूटने से। ब्रस्टिंग एंड कोलेप्सिंग से बचाती है कौन? तुम्हारी कौन सी लेयर भाई? तुम्हारी बताएगी वो वाली लेयर जिसको बोलते हैं अपन सेल वॉल। जल्दी से पहले इसके बारे में लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बताता हूं कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से काम आती हैं और क्या काम नहीं आती है भाई साहब। ठीक है। लिख लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है। मीजोजोम्स एंड इट्स फंक्शन। अब मीजोजोम होता क्या है? मीजोजोम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात करूं, मीजोजोम्स होते हैं यानी कि जो तुम्हारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है भाई? तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको यानी कि उसके एक्सटेंशन से बनी हुई होती है तुम्हारी मीजोजोम। और मीजोजोम के जो फंक्शंस होते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। वो होता है भाई साहब रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के काम आती है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन, यानी कि माना कि जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये आउटर वाली हो गई सेल वॉल, क्या होगी भाई? तुम्हारी सेल वॉल। और अगर मैं अंदर वाली की बात करूं तो इसके कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे ये, ठीक है। ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, यानी कि जो बाहरी लेयर्स, यानी कि कुछ निकल आते हैं उसके, उनको बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं भाई साहब? मीजोजोम्स। ठीक है। ये मीजोजोम्स किस फॉर्म में निकले होते हैं? वो तुम्हारे कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में निकलते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में निकलते हैं। वो आगे की बातें हैं। यानी कि इसके स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात करूं कि इसके फंक्शंस की, जो सबसे पहले फंक्शंस की बात करता हूं तो वो होती है सरफेस एरिया। अगर ये बढ़ जाता है, खुद ही बता रहा है कि सरफेस एरिया भाई, पहले इतना अगर मैं मान लूं ये लेयर थी, सरफेस एरिया बढ़ाया, डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में काम आएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीक्रेशन की, तो ये सारे के सारे तुम्हें पता होने चाहिए, पांच के पांचों तुम्हें याद होने चाहिए कि मीजोजोम्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस तुम्हारे मीजोजोम्स के हैं। जल्दी से इन चीजों को लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया भाई। ठीक है भाई। अब बात आते हैं अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। देखो अभी मैंने बताया था कि तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं और इनके अलावा कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी वगैरह थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह थे। इनके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोई होते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि उस बैक्टीरिया को पिगमेंट प्रोवाइड कराते हैं। भाई क्या करवाते हैं? पिगमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि पर ब्लू ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल और दूं तुम्हें, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये किसके एग्जाम्पल है भाई साहब? तुम्हारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। वो पिगमेंट किसकी वजह से होता है? तुम्हारे स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्रोमेटोफोर की वजह से होता है। ठीक है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें उनके जेनेटिक मटेरियल का ही ना पता हो तो क्या बात। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है भाई प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। पहली चीज तो याद रखना कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स इस प्लाज्मिड। क्वेश्चन आ सकता है, मैं लेके आऊंगा अगले मॉडल सेट्स के अंदर, मैं तुमसे पूछूंगा तो सभी का आंसर सही जाना चाहिए कि प्लाज्मिड किसका जेनेटिक मटेरियल होता है? भाई तुम्हारे प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है भाई। ठीक है। क्रोमोसोम्स की मात्रा किसके अंदर ज्यादा होगी? प्लाज्मिड के अंदर ज्यादा होगी। अगर बात करूं इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। और कैसा होता है? सर्कुलर, गोलाकार होता है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है भाई साहब? तुम्हारा लीनियर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब जो तुम्हारा प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर जो कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर यानी कि कुछ एक्सप्रेशन होने वाली एक्सप्रेशन वाले कैरेक्टर्स यानी कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो हमें आसानी से दिख जाएं, वो यूनिक कैरेक्टर शो करता है भाई साहब। ठीक है। अगली बात आता हूं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बैक्टीरियाज के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया सबसे पहली चीज मैं बताऊं तुम्हारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के काम आता है भाई प्लाज्मिड। ठीक है भाई, इतनी चीजों के बारे में पता लगा। सबसे पहली चीज कहूं कि प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। इसकी अगली बात करूं कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, कैसा होता है? सर्कुलर होता है भाई। आया स्वाद? जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। और उनकी जेनेटिक मटेरियल का तो तुम्हें पता लग ही गया। ठीक है भाई। अब बात आती है सरफेस स्ट्रक्चर्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगली बार बात करता हूँ सरफेस स्ट्रक्चर्स तो निकलते कहाँ से हैं। सबसे पहली चीज बताऊं कि जो ओरिजिन होता है इनका कहाँ से होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है, ओरिजिन फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है भाई, इतना चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि कहां से निकलते हैं। सेल वॉल से निकलते हैं। पहला होता है सरफेस स्ट्रक्चर फ्लैजिला, फिर बात करेंगे अपन पिलाई की और दूसरी बात करेंगे फिमरे की। तो सबसे पहले मैं कहूं फ्लैजिला की बात। किसकी बात? फ्लैजिला की बात। तो किसके बने होते हैं? फ्लैजिन प्रोटीन के बने होते हैं। इस चीज के बारे में जानकारी जरूरी नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूं किसके बने होते हैं भाई? फ्लैजिलिन प्रोटीन के। ठीक है भाई। अगर मैं कहूं किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है। अगर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होता है भाई साहब, क्या अगर फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसा होगा भाई साहब? ऑर्गेनिज्म मोटाइल होगा, यानी कि चलने फिरने वाला, यानी कि मोटिलिटी में काम आने वाले सरफेस स्ट्रक्चर कौन से होंगे भाई साहब? तुम्हारे फ्लैजिला होंगे। कौन से होंगे? फ्लैजिला। तो क्वेश्चन बनता है अच्छा कि इनमें से कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर है जो कि काम आएगा किसके अंदर? मोटिलिटी के अंदर अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो। अगर प्रेजेंट होते हैं तो कैसे होंगे? ऑर्गेनिज्म मोटाइल होंगे। और अगर एब्सेंट होते हैं तो कैसे होंगे भाई साहब? तुम्हारे नॉन मोटाइल होंगे भाई। ठीक है भाई, आया स्वाद? अगली बात करता हूं मैं पिलाई की। तो पिलाई बना होता है पिलिन प्रोटीन का। और ये क्या काम आता है भाई साहब तुम्हारे? मैं कहूं तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसका ट्रांसफर करने के काम आता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है बाय कॉन्जुगेशन। किसके द्वारा? कॉन्जुगेशन के द्वारा
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है भाई साहब। ठीक है, अगली बात कहूं मैं फिम्बरे की, तो फिम्बरे क्या होते हैं भाई साहब, ये होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या काम करते हैं भाई साहब तुम्हारे, क्या काम करते हैं, ये अटैचमेंट के काम करते हैं भाई। किसके काम करेगा, अटैचमेंट के काम करेगा। और किससे अटैचमेंट करवाएगा, तुम्हारी रॉक्स से, यानी कि जितनी भी चट्टाने वगैरह होंगी उनसे अटैचमेंट के काम आता है। तो मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि अटैचमेंट के अंदर कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर काम आएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा फिम्बरे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है भाई साहब। ठीक है, सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सारे के सारे सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। जल्दी लिखो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे किस चीज के बारे में बात की गई है वो सारी चीजें देखते हैं भाई। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया था राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स के बारे में तुम्हें बताता हूं कि टाइप ऑफ राइबोसोम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। कितनी बार बताया गया है, फिर से वही चीज बताने जा रहा हूं कि कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, अपने प्रोकैरियोट्स के अंदर। दूसरी चीज मैं बात कहूं कि ये ऐसा इकलौता ऑर्गेनेल होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हुए किसमें प्रेजेंट होता है, अपने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है भाई। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल राइबोसोम जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगली बात करूं मैं राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स करवाते क्या है भाई साहब, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और मैं अगर कहूं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं, वो अपने बोलेंगे राइबोसोम का, कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम, जो कि प्रेजेंट होता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है और कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं बेसिकली बात करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाले राइबोसोम की, वो होता है तुम्हारा 70S, नॉन मेम्ब्रेनस होता है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है भाई, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं राइबोसोम के बारे में, कि अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल क्या, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, बड़ा ही शानदार सवाल है कि सेल का सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन सा होता है, वो तुम्हारा हो जाएगा भाई साहब कौन सा, तुम्हारा राइबोसोम। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल जो कि होगा राइबोसोम, किसका, सेल का। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसकी साइज क्या होती है, वो होती है लगभग लगभग 15 से 20 नैनोमीटर के आसपास। किसकी होती है भाई, 1520 नैनोमीटर, 15 से 20, ना कि 1520। कहीं तुम फुलो फुलो में लिख दो भाई 1520 बताया था भाई ने, मैं बता के आ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता, स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। और कितनी होती है इसकी साइज, 15 से 20 नैनोमीटर के आसपास होता है। कौन होता है, राइबोसोम। ठीक है भाई, आ रहा है इस बात, जल्दी से लिखो इस चीज को। मजा आया सवाल देख के, सवाल तो खैर क्या ही थे, सवाल सारे बनेंगे और मैं सारे सवाल लेके आऊंगा अगली पीपीटी के अंदर। सेल बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब मैं एक एक चीजें पकड़ता शुरू करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। सबसे पहले होगा तुम्हारे सेल बायोलॉजी के, और मैं बता रहा हूँ राइबोसोम्स के लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और तुम्हारे शानदार शानदार क्वेश्चन मैं यहां से लेके आऊंगा। याद रखना हर एक चीज को, ठीक है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल की बात होती है, अब बात आती है तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स की। जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस न प्रेजेंट होकर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। यहां पर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, यहां पर ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो मुझे तुम ये बताओ। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब प्रेजेंट होता है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं भाई। किसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। अगर मैं कहूं कि कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अगर ऐसा कौन सा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट में बताओ। तुम्हारा आंसर होगा राइबोसोम। ठीक है भाई, अगर बात करता हूं मैं न्यूक्लियस की, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी भाई। ठीक है भाई, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। मजा आया भाई। ठीक है, और कुछ इसके बारे में तुम्हें बताना चाहूं, ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्या नहीं कहता, आगे और भी चीजें बात करते हैं। देखो सेल वॉल की बातें हो गई, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन की बात करता हूं, सेल वॉल की बातें हो गई,
यूकैरियोटिक सेल्स की भी बातें हो रखी हैं। अब बात करते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। जैसा कि तुम्हारी सेल वॉल का काम प्रोटेक्शन का काम आता है, वैसे ही तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन के भी कुछ काम होते हैं, वो सारी के सारे यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात करूं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। यानी कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तुम्हारी जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वैसी हूबहू स्ट्रक्चर किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। अब मैं बात करूं भाई साहब, क्या होती है भाई साहब, तुम्हारी ये जो लेयर होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, वो चीज भी बताऊंगा मैं तुम्हें। यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये छांट छांट के भेजती है भाई। जैसे वो नहीं बोलते कि तू, जैसे एक स्कूल होती है, उसके अंदर कुछ क्लासेस के बच्चे होते हैं, कुछ क्लासेस जैसे कि 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, 11वीं क्लास का। तो इस क्लास के अंदर अगर 11वीं क्लास के बच्चे आते हैं तो वहां वाला खड़ा वार्डन क्या बताएगा भाई, 11वीं क्लास का है, चलो ठीक है इधर आ जा। 10वीं क्लास का है तो अगले वाले में जा। ऐसा सिलेक्ट कर कर के अंदर लेता है और बाहर निकालता है, वो होता है तुम्हारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है भाई साहब, ठीक है। लिपिड मूवमेंट, वो तो मैं भी बताऊंगा कि कौन सा लिपिड मूवमेंट होता है और किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। अगली बात आती है मेजर लिपिड्स कौन कौन से होते हैं। मेजर लिपिड्स जैसे कि तुम्हारे ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है भाई, वो बात की बात है। अगली बात करता हूं बायोलिपिड लेयर, यानी कि जो लिपिड की जो लेयर होती है वो दो होती है भाई साहब, बायोलिपिड लेयर, यानी कि ऐसे लिपिड लेयर प्रेजेंट होगी। यानी कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर जो तुम्हारे ये बायोलिपिड लेयर है, यानी कि ये सेल की एक लेयर है बायोलिपिड लेयर, जिसको बोलेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन, जिसकी दो लिपिड की लेयर होंगी। अगर मैं बात करूं इनका कंपोजिशन, वो कैसा होता है, डिफर होता है भाई। कैसा होता है, डिफरेंट होता है। हर एक सेल के अंदर उनके डिफरेंट होगा, यानी कि प्रोटीन्स का अमाउंट डिफरेंट होगा, प्रोटीन्स की परसेंटेज डिफरेंट होगी, लिपिड्स की परसेंटेज डिफरेंट होगी। तो अगर मैं बात करता हूं कि जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तुम्हारे लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। किसके कंपोजिशन होते हैं, तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन की। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेजर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से होंगे भाई, तुम्हारे लिपिड्स होंगे और कौन कौन से होंगे भाई, तुम्हारे प्रोटीन्स होंगे। क्या होंगे भाई, तुम्हारे लिपिड्स होंगे और तुम्हारी प्रोटीन्स होंगे, याद रखना। अगर मैं बात करूं कि कंपोजिशन का, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है भाई। कैसा होता है, डिफरेंट होता है भाई, ठीक है। अभी मैंने लिखा कि डिफरेंट होता है क्या, कंपोजिशन। अब मैं बात करता हूं आरबीसीज के कंपोजिशन की। तो आरबीसीज के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है और लिपिड्स की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग लगभग 52% क्या होते हैं भाई साहब, तुम्हारे प्रोटीन्स होते हैं, और लगभग लगभग 40% तुम्हारे क्या होंगे, लिपिड्स होंगे भाई। किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। आरबीसी का कंपोजिशन कितना होता है, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है कि आरबीसी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स और लिपिड्स का कंपोजिशन होगा वो कितना होगा। ठीक है भाई, जल्दी से लिखो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये दिया किसने था, इस साइंटिस्ट का नाम क्या था और कब दिया था, वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहली बात करूं मैं, दिया किसने था, वो दिया था तुम्हारे सिग्नर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था भाई, ये साइंटिस्ट था, उनका नाम था सिग्नर एंड निकोलसन, और उन्होंने 1972 के अंदर, किसके अंदर भाई, 1972 के अंदर जो मॉडल दिया था उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, यानी कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था। किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। अब इस मॉडल के अंदर लिखा क्या गया था कि ये बताता है कि जो लिपिड्स होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो अलाउ करते हैं लेटरल मूवमेंट, किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को अलाउ करते हैं, कौन करते हैं, लिपिड्स करते हैं भाई। किसने दिया था, सिग्नर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 के अंदर दिया था, और सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था, यानी कि सबको पसंद आया था ये मॉडल। ठीक है भाई, जल्दी से लिखो इसके बारे में, फिर बात करते हैं आगे कि क्या कहा गया था और क्या नहीं कहा गया था, क्या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं, क्या मेजर फंक्शंस हैं, और इसके अलावा भी जो भी फंक्शंस होंगे तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन के, वो सारे के सारे फंक्शंस देखेंगे भाई। अब बात आती है मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस है भाई। ठीक है,
तो मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की, तो सबसे पहली बात करता हूं मैं सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है भाई? ट्रांसपोर्ट का। अब ट्रांसपोर्ट भी कई प्रकार से होता है भाई साहब। किस प्रकार से होता है? कुछ होंगे पेसिव ट्रांसपोर्ट, कुछ होंगे तुम्हारे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और कुछ होंगे तुम्हारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई। अगर इन चीज की मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूं, बाकी चीजें अपन फोटोसिंथेसिस के अंदर और जो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर होगा उस चीज के अंदर देखेंगे। सबसे पहली बात पेसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा भाई। किसकी बात करूं मैं? एटीपी नॉट यूज्ड। अगली बात करता हूं मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर बात करूं कि एटीपी इसके अंदर यूज होगी कि नहीं होगी? नहीं भाई, इसमें भी नहीं होगी। ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट खुद ही कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी भाई साहब? एटीपी की रिक्वायरमेंट हाँ होगी भाई। क्या होगी? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है भाई। अगली बात करता हूं मैं पेसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पेसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? अपहिल प्रोसेस होता है, डाउन हिल होता है, वो होता है तुम्हारा डाउन हिल। ठीक है भाई। तो ये भी तुम्हारा डाउन हिल है। ठीक है भाई। ये कैसा है? तुम्हारा अपहिल है भाई। ठीक है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी किसके अंदर? एक्टिव के अंदर। बाकी दोनों में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुम्हारा इसके अंदर कैसा होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है भाई साहब। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है। किन का मूवमेंट होता है? कुछ आयंस का, कुछ पानी वगैरह का, इनका होता है। इसके अंदर भी अलोंग होता है भाई साहब। लेकिन इसके अंदर अपोजिटली होता है भाई साहब। क्या? अपोजिट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो इन दोनों में होता है, लेकिन लो कंसंट्रेशन से लेके हाई कंसंट्रेशन जाएगा तुम्हारा अपोजिट एक्टिव के अंदर। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तुम्हारा कि कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट किस में होती है और किस में नहीं होती है, तो मैं कहूं कि कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इधर बात करूं मैं कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर मैं बात करूं इधर की कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो नहीं होती भाई। इतना याद रख लो तुम अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि मेन फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का और क्या क्या फंक्शन वो करवाती है भाई। ठीक है। इतना सब कुछ पता लगा, तो सारी चीजों के बारे में पता रखो, फिर आगे बढ़ते हैं आगे चीज के बारे में और फिर देखते हैं क्या कहता है क्या नहीं कहता भाई। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बता दिए मैंने। अभी मेन फंक्शन आ रहा है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो मैं बात करता हूं अभी। देखो भी बताया सेल ग्रोथ करवाता है। ठीक है भाई, सेल ग्रोथ करवाएगा। इसके अलावा तुम्हारे सीक्रेशन करवाएगा, एंडोसाइटोसिस करवाएगा, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनवाएगा और सेल डिवीजन में काम करवाएगा। कौन करवाएगा? तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। तो सारे के सारे फंक्शंस तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या काम आते हैं भाई तुमसे पूछूं तो जल्दी से मेरे को बताना कमेंट करके कि इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या काम आते हैं। बाकी मैं तुम्हें सारी चीजों के बारे में बता दूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। बाकी मैं जब भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा तुम्हारे लिए उसके अंदर मैं सारा एक सवाल करवा दूंगा। ठीक है भाई। ये सारे के सारे फंक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए, मैं पहले कह रहा हूं, याद रखना इन सारे के सारे फंक्शंस को। सेल वॉल, फिर से मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि सेल वॉल किसके आउटर होती है? तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है। रिजिड होती है, डेड होती है। कैसी होती है भाई? डेड होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसी होती है? परमिएबल लेयर होती है। सेल को प्रिवेंट करती है किससे? फूटने से। ठीक है भाई, ये आ गई बात। सेल वॉल की जब बातें आई थी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि किसकी सेल्स किस किस से बनी हुई होती है और किससे से नहीं बनी होती है। तो अगर मैं कहूं कि प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल किससे बनी होती है भाई? तो ये बनी हुई होती है सेलुलोज से। किससे भाई? सेलुलोज से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किससे बनी हुई होती है? हेमी सेलुलोज से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं पैक्टिन से। ठीक है, तो याद रखना सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, ये किन किन की सेल बनी हुई होती है और प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं एल्गी, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? वो तुम्हारी बनी हुई होती है भाई साहब गैलेक्टन्स, मैनन्स। अब ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या है? जैसे सेलुलोज कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वैसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी एल्गी की सेल वॉल बनी हुई होती है। वो कौन से होते हैं? एक तो होता है गैलेक्टन, एक होता है मैनन। इसकी अगर मैं बात करूं अगर कैल्शियम कार्बोनेट की, वो तुम्हारी होती है, ठीक है भाई, बैक्टीरिया की
अगर बात करता हूं मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल्स की, तो वो तुम्हारा बना होता है भाई साहब पेप्टाइड और ग्लाइकन्स का। ठीक है, अगर मैं कहूं, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो तुम्हारी कैप्सूल होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है, म्यूरिन्स की बनी हुई होती है, जो कि क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स होते हैं। और किन की सेल वॉल बनी होती है, वो तुम्हारी बैक्टीरियल सेल वॉल यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। एक मैं नहीं कह रहा नर्सिंग में ही पूछा जाता है, और भी एग्जाम से जहां क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, सारी की सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तुम्हारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की, और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मतलब कि कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो तुम्हारा होगा। सबसे पहली बात करूं मैं तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्या भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगली बात करता हूं मैं तुम्हारी गोल्जी बॉडी की, जो तुम्हारी कैमिलो गोल्जी के बारे में दवाई कैमिलो गोल्जी ने दी थी 1898 में। किसने दी थी? कैमिलो गोल्जी ने। क्या दी थी? गोल्जी बॉडी। इसके बारे में बात करता हूं लाइजोसोम की, और फिर बात करेंगे अपन वैक्यूल की। तो सबसे पहले आज ये देखते हैं, इन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं, और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है। पहली चीज तो मैं ये बताऊं, देखो सारे के सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो उनका फंक्शन का करने का तरीका होगा ना, वो सारे के सारे मिलजुल के करेंगे। यानी कि हैविंग ए डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन ए वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर और कंबाइंड मैनर, यानी कि कंबाइंड फॉर्म के अंदर, कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर ये काम करेंगे भाई साहब। ठीक है, कौन काम करेंगे? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गेनिल होते हैं? तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स वगैरह। ठीक है भाई, अब देखते हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, यानी कि वो तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम थे, अब ये बातें थी अलग अलग होते हैं, अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। याद रखना कौन सा तुम्हारा एंडोमेम्ब्रेनस है और कौन सा तुम्हारा नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में पाए जाते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं, सारे के सारे याद रखना भाई। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है भाई साहब? अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, और पहली चीज किस में प्रेजेंट होता है? तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। अगर मैं तुमसे कहूं कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होते हुए ये पाया जाता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो क्या तुम सही कहोगे उस चीज को? क्या वो चीज सही है? नहीं भाई साहब, गलत बात है। क्या गलत बात है? कि जो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल होता है, और अभी मैंने तुम्हें बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तुम्हारे एंडोमेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं भाई। तो पहली चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो तुम्हारे ऑर्गेनिल्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां गिरे हुए होते हैं? तुम्हारे साइटोप्लाज्म में गिरे हुए होते हैं। ये क्या होता है? कुछ मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखा होगा तुमने, ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। अब मैं बात करूं इनके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात करता हूं भाई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या होते हैं भाई? ठीक है, सबसे पहली बात करता हूं मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर रफ की बात करता हूं तो वो क्या काम करवाता है भाई साहब? तुम्हारा प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। किसका काम करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। अगली बात करता हूं मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये तुम्हारा काम करवाएगा लिपिड सिंथेसिस। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करवाता है भाई साहब। क्या? ठीक है भाई, याद रखना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है भाई साहब। ठीक है, अगर मैं कहूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस काम करवा रहा है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता कौन है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का प्रेजेंस, यानी कि राइबोसोम्स की प्रेजेंस ही बताती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या काम करवाएगा भाई साहब? तुम्हारा प्रोटीन का
सिंथेसिस करवाएगा। यानी कि राइबोसोम्स क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करता हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और मैं कहूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होते हैं तुम्हारे राइबोसोम्स, कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं भाई साहब। ठीक है, इतना पता होना चाहिए तुम्हें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रफ वाले का क्या काम होता है और स्मूथ वाले का क्या काम होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं तुम्हें इतना नहीं बताऊंगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता कहाँ से है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता कहाँ से है, वो कंटिन्यूअस होता है, कौन सा एक्सटेंसिव होता है, ये सब चीजें बात की बातें, ये तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हें इतना जरूरी होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि काम आएगा तुम्हारे किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर इसके अलावा अगर मैं कहूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि काम आएगा तुम्हारे किसके अंदर भाई साहब, तुम्हारे लिपिड सिंथेसिस और हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाने में। इतना याद रख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है भाई, अब बात करूं, अभी मैंने तुम्हें बताया गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस के बारे में। किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, जिसकी डिस्कवरी करवाई थी भाई साहब तुम्हारे कैमिलो गोल्जी ने। किसने, साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए। क्या, नाम ही खुद कह देता है। पहली चीज तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुमसे पूछा जाए कि गोल्जी अपैरेटस की खोज किसने करवाई तो तुम देखते ही टिका दोगे। क्या कर दोगे, देखते ही आंसर टिका दोगे। और किसने करवाई थी, कैमिलो गोल्जी ने। कब करवाई थी भाई साहब, तुम्हारी 1898 1898 के अंदर करवाई थी भाई साहब। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया किस चीज के बारे में कि गोल्जी अपैरेटस एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, किसके नियर पाया जाता है, यानी कि पाया जाता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के पास, यानी कि न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाने वाला कौन सा अपैरेटस होगा, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिल होगा, वो होगा तुम्हारा गोल्जी अपैरेटस। अगली बात करूं, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं तुम्हारे गोल्जी बॉडी के अंदर, वो होंगे तुम्हारे सिस्टर ने। देखो, कहीं घबराना मत, अगर तुम्हें सिस्टर ने दिख जाए, इसके अलावा अगर तुम्हें क्रिस्टे दिख जाए, देखो वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। देखो क्रिस्टे पाए जाते हैं अलग जगह, सिस्टर ने पाए जाते हैं तुम्हारे गोल्जी बॉडी में, जिसकी साइज लगभग लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेके कहां तक होती है, 1 माइक्रोमीटर तक। कहां तक, 0.1 माइक्रोमीटर से लेके कहां तक होगी भाई साहब, तुम्हारी 1 माइक्रोमीटर तक। किसकी साइज होगी, वो तुम्हारे सिस्टरने के अंदर, जो कि कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, डिस्क होते हैं, और रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि होते हैं सिस्टर्ने, जिनको बोलते हैं। अभी ये बात आती है, ठीक है, कि डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस जो कि सिस्टर्ने होंगे और 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होगी। अब बात आती है गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस की। गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहली बात मैं कहूं कि पैकेजिंग के काम करता है और ट्रांसपोर्ट के काम करता है। किसकी पैकेजिंग करवाएगा, किसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अगर मैं कहूं तुम्हारे गोल्जी बॉडी का काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है भाई साहब, तुम्हारे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। किनका, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। तो दोनों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लाइकोलिपिड का काम करवाता है और कौन सा प्रोटीन्स का। तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर बात करें कही जाए ग्लाइकोलिपिड्स के प्रोटीन्स की, तो इससे रिलेटेड जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा होगा गोल्जी अपैरेटस। ठीक है भाई, ये सब चीजों के बारे में, सिस्टरने के बारे में मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि सिस्टरने के बारे में तुम्हें पता होना जरूरी है भाई, कि क्या काम आता है सिस्टरने। क्या काम आए तो आए, कि किसका स्ट्रक्चर होता है, वो होता है तुम्हारा गोल्जी बॉडी का। ठीक है भाई, अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। ठीक है, अभी एक चीज बताऊं कि गोल्जी बॉडी का तो काम था ही, गोल्जी बॉडी का काम था जैसे ग्लाइकोलिपिड्स प्रोटीन्स बनाना, लेकिन जो लाइसोसोम्स होते हैं ना भाई साहब तुम्हारे, वो भी तुम्हारे बनते हैं किससे, फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी, यानी कि पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी, उससे होते हैं तुम्हारे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन। किसका होता है, लाइसोसोम्स का। एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, क्या होते हैं भाई, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कि जो तुम्हारे लाइसोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है भाई, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। अब मैं पूछूं तुमसे, और अगर मैं बताऊं तुम्हें कि इनका जो एंजाइम का टाइम होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, वो तुम्हारे पाए जाएंगे भाई साहब एसिड हाइड्रोलेजेस। कैसे पाए जाएंगे, एसिड हाइड्रोलेज। कैसी होगी, इनकी एसिडिक पीएच होगी। और ये कहाँ काम करवाएंगे भाई साहब, तुम्हारे डाइजेशन करवाएंगे किनके, अच्छे से लिखता हूं थोड़ा, खैर क्या होते हैं भाई साहब तुम्हारे एसिड हाइड्रोलेज,
जिनकी पीएच कैसी होती है, नाम ही खुद बता रहा है कि मेरी पीएच कैसी होगी भाई साहब, एसिडिक पीएच होगी। और ये क्या काम करवाएंगे, डाइजेशन करवाएंगे, किन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और कुछ एसिड्स का। ठीक है भाई, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। हाइड्रोलाइजेज, और जिनके हाइड्रोलाइज एंजाइम प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और लाइसोसोम्स बनते किससे हैं, वो बनेंगे तुम्हारे गोल्जी बॉडी से। किससे बनेंगे, गोल्जी बॉडी से। ठीक है भाई, लाइसोसोम्स की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे किसके बारे में बात की गई है और किसके बारे में बात नहीं की गई है। अब बात करते हैं तुम्हारी वैक्यूल्स की। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा हो गया, तुम्हारी गोल्जी बॉडी हो गई, तुम्हारे लाइसोसोम्स हो गए। अब बात करता हूं मैं तुम्हारे वैक्यूल की। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये भी होता है, और जो वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो तुम्हारी होगी भाई टोनोप्लास्ट। क्या होगी, टोनोप्लास्ट। तो एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि आउटर मोस्ट लेयर और द लेयर बाउंडेड विद द वैक्यूल इज कॉल्ड एज, पाई कही जाती है, वो कही जाती है टोनोप्लास्ट। और ये चीज याद रखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो वैक्यूल्स होते हैं ना भाई, वो कहां एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। किस में एब्सेंट होते हैं भाई, तुम्हारे एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं किस में प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट होंगे तुम्हारे प्लांट सेल्स में। किस में प्रेजेंट होंगे, तुम्हारे प्लांट सेल्स के अंदर। अगली बात करता हूं कि ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम, लगभग प्लांट सेल का 90% कौन घेर के रखता है भाई साहब, तुम्हारा वैक्यूल। जैसे भी मैंने तुम्हें बताया कि सेल का मैक्सिमम स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, तुम्हारा पानी ऑक्यूपाई करता है। वैसे ही एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, उसका मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सेल वॉल, यानी कि तुम्हारा वैक्यूल। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है भाई, अब बात आते हैं कंसंट्रेशन कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन की, मान लो तुम्हारा ये क्या है भाई, तुम्हारा वैक्यूल है, और उसके जो बाहर वाला एट है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है भाई। क्या है, तुम्हारा साइटोप्लाज्म। तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तुम्हारे वैक्यूल की। किसकी ज्यादा होगी, वैक्यूल की। और तो कंसंट्रेशन तुम्हारे साइटोप्लाज्म की कैसे होगी, वो तुम्हारी कंसंट्रेशन होगी तुम्हारे साइटोप्लाज्म की लो कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी आयंस का आदान प्रदान होगा वो तुम्हारा होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि तुम्हारे वैक्यूल से कहां आएंगे भाई, कहां आएंगे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर होगी तुम्हारी कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ज्यादा होगी कंसंट्रेशन तुम्हारे वैक्यूल की, और कम कंसंट्रेशन होगी तुम्हारे साइटोप्लाज्म की। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं वैक्यूल की, तुम्हारा मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना ऑक्यूपाई करेगा, 90%। ठीक है भाई, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, वो तुम्हारी होती है एनिमल सेल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने वैक्यूल्स के प्रकार की। दो प्रकार के वैक्यूल्स होते हैं भाई साहब तुम्हारे, कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। अगर मैं बात करता हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो ये क्या काम करते हैं, तो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल होता है ना भाई साहब, वेस्ट सेल का, किसका, सेल का, तुम्हारा नहीं, सेल का। जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, और किसका, कौन सी का, प्लांट सेल का। तो उस वेस्ट मटेरियल को क्या काम करता है, सीक्रेशन करवाता है भाई साहब। क्या करवाता है, सीक्रेशन करवाता है। दूसरी बात करूं अगर मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो वो तुम्हारा क्या करवाएगा, ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन। तो बड़ा ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओस्मो रेगुलेशन इज डन बाय विच टाइप ऑफ वैक्यूल्स, तो वो आ जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओस्मो रेगुलेशन कौन करवाता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और वेस्ट मटेरियल के सीक्रेशन में कौन करवाता है भाई साहब, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगली बात करता हूं मैं तुम्हारे फूड वैक्यूल की। और तो फूड वैक्यूल क्या काम करता है, इंजेशन, यानी कि अंदर लेता है फूड को, इंजेशन ऑफ फूड। अब ये पूछो मैं तुमसे बताऊं कि पाया कहां जाता है भाई, कहां पाया जाता है, पूछो तो बताओ। तो ये पाया जाता है तुम्हारे प्रोटिस्टा नामक जो तुम्हारा होता है, प्रोटिस्टा। तो कौन पाया जाएगा, प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करवाते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड को इंजेक्शन करवाने के काम आता है। ठीक है भाई, तुम्हारे जितने भी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम थे तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जितने भी एंडोमेम्ब्रेनस अगर मैं कहूं तुम्हारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम्स की बात करूं, किन की बात करता हूं मैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की। जो तुम्हारे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा मैं बात करूं गोल्जी बॉडी की, अगर बात करूं मैं तुम्हारे लाइसोसोम्स की, और अगर मैं बात करूं तुम्हारे वैक्यूल्स की, तो ये तुम्हारे सारे क्लियर हो गए भाई। तो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो आज के लिए इतना ही।
अगले चैप्टर, अगला जो तुम्हारा पार्ट आएगा उसके अंदर मैं कहूंगा कि जितने भी तुम्हारे बायोलॉजी के जो भी तुम्हारा पहला चैप्टर है तुम्हारा सेल बायोलॉजी, 2 पार्ट्स के अंदर क्लियर हो जाएगा भाई। क्लियर ऐसा हो जाएगा कि कोई सवाल बाहर नहीं जाने का, कहीं से क्वेश्चन उठाओ, कहीं का भी क्वेश्चन उठा के कहीं भी कर लो, सारे सवालों का जवाब लगाओगे भाई। अगली पीपीटी में लेके आऊंगा, उसके साथ सवाल भी लेके आऊंगा, तो याद रखना सारे सवाल तुम्हें जवाब देने होंगे। हो सके तो मैं लाइव कर दूंगा उसको और तुम्हें सारे सवालों के जवाब मैं देखूंगा कि कितने सवाल तुम दे पा रहे हो, कितने सवाल नहीं दे पा रहे हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अभी देखो लास्ट कोट लिखा है तो ये भी पढ़ ही देते हैं कि अब मेहनत जारी होगी, और मेहनत ऐसी होगी कि अब हार नहीं, इतिहास लिखेंगे। इतिहास इस चीज का नहीं लिखना कि हमें पेपर क्लियर कर दिया, इतिहास इस चीज का लिखना है कि हमारे शरीर पे वो वर्दी आ गई है जिसकी चाह हमने लगा रखी है भाई। ठीक है भाई, तो तैयारी करते रहो मेरे भाई। और मेरा कहना यही है कि देखो मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, पेपर बहुत पास आ रखे हैं तुम्हारे। देखो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना तुम्हारे लिए, मैं चाहता हूं कि उससे दुगनी मेहनत तुम करो कि भाई के लिए कुछ करने का। देखो भाई मेरे दिल से दुआ है कि तुम बहुत अच्छा करके जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ये सारे कंटेंट देखो, सारे क्वेश्चंस देखो। जितने भी मैं क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं ना, वो देखो अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं तो भाई ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए मतलब यार इजी इजी सवाल लेके आ रहा हूं और तुम्हारा भाई ऐसे ही निकल जाएगा करवा के। यार ऐसे ही करवाना होता है तो मैं यूट्यूब पे फ्री नहीं लेके आता। खैर तो बात करूं अगर कंटेंट की, तो कंटेंट तुम्हें देख के पता लग गया होगा कि कहां तक जा रहा है कंटेंट तुम्हारा। कंटेंट में कह रहा हूं कि तुम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट छोड़ो, नर्सिंग के किसी भी पेपर को उठा के कर लेना, तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, जय हिंद, राम राम।